मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 76। सुनहरी किताब। आरव सैनिकों से बचने के लिए वहां पर आ तो गया था, पर अब उसे एक खुफिया जगह या कहीं खुफिया सीधी नजर आने लगा, जिसे देखकर वह अपने शक्तियों से अपने एक हाथ पर हल्की रोशनी जागृत करके सीधी से नीचे की ओर चलने लगा और उसके साथ साथ उसके मन में अलग अलग तरह की चित्र या कहे नक्शा बनने लगा, जो पता नहीं कैसे उसकी दिमाग में अपने आप ही उसके सामने आ जा रहे थे। आरव अपने शरीर में भी अलग तरह की ऊर्जा का प्रसार को महसूस कर रहा था, जिसे चाहकर भी समझ नहीं पा रहा, पर अब वह वापस नहीं जा सकता। जैसे जैसे नीचे जाने लगा वह एक अलग तरह का ऊर्जा को महसूस करने लगा। नीचे एक अलग तरह का कक्षा था, मुझे पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था। अगर कोई और इस वक्त उसे अंधेरे कमरे को देखा तो डर से वहीं बेहोश हो जाता। खुद को भुला देने वाली इतनी अंधेरे कक्षा में आरव ने अपने हाथ में जागृत की रोशनी को दोगुना और बढ़ा दिया, जिससे वह पूरा कमरा रोशन हो गया। और वह बहुत ही सुंदर कक्षा, जहां हर दीवार में कई राजा महाराजाओं और अलग अलग तरह के ड्रैगन्स और अलग अलग स्थान का चित्र या कहीं बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई थी। और वहां बैठने के लिए काफी शानदार सोने चांदी से बना आरामदेव तकट भी बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। ये राजा कौन देव की सबसे गुप्त तरह की बातचीत करने का स्थान था, जहां बहुत कम लोगों को यहां आने की अनुमति थी और बहुत कम लोग ही इस स्थान के बारे में जानते थे। ये स्थान हमेशा ही अंधेरे से भरा हुआ रहता है। आरोग्य से आगे बढ़ने लगा, उसे अपने परिवार की तस्वीर भी देखने लगी और उसकी भी कुछ तस्वीरें एक दीवार पर लगी हुई थी। पहले ही वह बच्चा को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वह आगे है कौन, पर उसे वह चेहरा काफी ज्यादा पहचाना लग रहा था, जिससे वह थोड़ी बहुत अंदाजा लगा लिया कि यह बहुत कोशिश का तस्वीर है। और अलग अलग तस्वीर को देखकर वह उसे तस्वीरों से अपने मन में एक अलग ही तरह से याद करने लगा। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी तस्वीर के सामने आकर रुक गई और वह उसके सामने जाकर उसे तस्वीर को देखने लगा। इसमें खूबसूरत सी औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, जो दिखने में सिर्फ 4-5 महीने का ही होगा। उसे बच्चों के चेहरा और उसे औरत के चेहरे में काफी मिलते जुलते नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर आरव की सर पर बहुत तेज दर्द होने लगा और उसे कुछ धुंधली तस्वीर और आवाज अपने कान में सुनाई देने लगी, जिसे चाहकर वह रोक नहीं पा रहा था। वह आवाज और वह धुंधली तस्वीर उसकी माँ और बच्चे की आवाज कान को बहुत ही ज्यादा विचलित कर रहे थे, जिसे वह चाहकर भी अपने होश में नहीं आ पा रहा था, नहीं वह अपने भावनाओं को कंट्रोल कर पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है, उसे जकड़ रहा है और उसे औरत की चीख, उसके कानों में अजीब तरह का दर्द और दुख की भावनाएं उसे महसूस हो रही थी। वह तस्वीर में दिख रही है औरत की धुंधली तस्वीर आरव के मन में अचानक से आ गया और साथ में उसे बच्चों की रोने की और भी अलग अलग तस्वीर, जिसमें कुछ भी चीज साफ तरह से नहीं दिख रही थी। अरे अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। यह उसके साथ तब होता था जब वह रात के वक्त उसे बुरे सपने या वह अटैक आता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। अब तो उसकी शक्तियां भी बढ़ने लगी है, तो अब तो उसे यह सपना नहीं डरने चाहिए, ना ही उसे इतना कमजोर महसूस करना चाहिए। वह अपने भावनाओं और उसके दिमाग में अपने आप आ रही उसे घटनाएं की अध्यक्ष चित्रण को अपने मन से हटाने की कोशिश करने लगा, पर वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। पर उसने जोर देते हुए उन सभी चीजों को एक किनारे कर अपना ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित करने लगा, जिससे वह कामयाब होकर उसे फोटो से कुछ दूरी पर आ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उन तस्वीरों और आसपास पूरे कक्षा को देखने के बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करने लगा, क्योंकि उसे आप बहुत गति से कुछ ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर वह अपने आप को उसे ऊर्जा की तरह आकर्षित होने से रोक नहीं पाया और उसने अपना ध्यान केंद्रित करके उसे पूजा वाले स्थान का पता लगाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वह उसे पूरे कमरे के चारों ओर अपनी शक्तियों से उसे स्रोत को ढूंढने लगा। उसे शक्तियों का आभास हो रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसी क्या है जो उसे अपनी ओर खींच रही है, और धीरे धीरे कुछ कमरे के उसे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया, जहां से उसे पूरा कक्षा आसानी से नजर आ रही थी। इससे में बहुत सारी इसमें तारों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह अपने मन की आंखों से इस पूरे कमरे में अच्छे से चारों ओर जांच कर रहा था। तभी वह एक स्तंभ के आगे आकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें खोलकर उसे सिस्टम को गौर से देखने लगा कि उसे यह सारी ऊर्जा स्तंभ से महसूस हो रही थी। और वह स्तंभ भी बहुत ही यूनिक और अलग पूरे कक्षा के बीचों बीच खड़ा था। सिंपल और किसी के नजरों में ना आने जैसी उसके डिजाइन थी, पर उसमें एक अलग ही बात थी। उस स्तंभ में जैसे आरव ने अपना हाथ रख वैसे ही वह स्तंभ चमकने लगा और उसकी सफेद परत अब सुनहरी होने लगी। ये देखकर आरव दंग रह गया। वह अपना हाथ हटाना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उसे ऐसा करने से रोक रही है। कुछ आकर भी अपना हाथ स्तंभ से नहीं हटा पा रहा। धीरे धीरे वह सुनहरी रोशनी आपके हाथों से होते हुए उसके पूरे शरीर में जाने लगी। फिर एक जोश की आवाज उसे कक्षा में गूंजी। उसके बाद आरव ने अपनी चेहरा और नजर इधर उधर करके देखा तो एक मोटी अपनी जगह से हटकर दूसरे साइड हो गई। उसके बाद एक सुनहरी रोशनी उस स्थान से बाहर निकलने लगी, जिसे देखकर अब उसे और जाने लगा तो उसके सामने एक किताब जो बहुत ही ज्यादा चमक रही थी वह हवा में इस वक्त उड़ रही थी। ये देखकर आरव को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह इतना समझ गया था कि यह वही किताब है जिसके बारे में रुद्र ने उससे कहा था और वह इस महल में ढूंढने आया था। कुछ वक्त के बाद वह किताब सीधा आरव के सामने आकर गिरी, जिससे बहुत आसानी से आरव ने पकड़ लिया, पर अब वह किताब बंद हो चुकी थी और आरव उसे खोलकर देखने वाला था, पर वह किताब खुल नहीं रही थी।
ये देखकर वह उसे किताब को जोर देते हुए खोलने की कोशिश करने लगा, पर वह चाहकर भी उसकी टांगों खोल नहीं पा रहा था। ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए दो जादूगर वहां पर आ गए और उन्होंने बिना सोचे उसे पर हमला कर दिया और आरव उसके लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसकी रफ्तार काफी तेजी से उसे जादूगर के जादू से बचा। फिर उसने दूसरी तरफ देखा तो वह जादूगर उन्हें उसे पकड़ने के लिए उसी की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखा आरव जल्दी से अपना चेहरा कर लिया और अगली पर वहां से गायब हो गया। ये देखकर वह दोनों जादूगर हैरान रह गई और वह इधर उधर ढूंढने लगे तो वही रुद्रा और कारण दोनों ही इस वक्त सामने चल रहे रेस को देख रहे थे, जहां राजकुमार ऋषि और कपिल दोनों ही बहुत ही बेहतरीन घर सवारी करते हुए पहला स्थान बनाकर अपने काबिलियत बता रहे थे। तभी अपने भाइयों को इस तरह देखकर दोनों राजकुमारियां बचकानी हरकत करते हुए चिल्लाए जा रही है, पर उनकी यह हद कर दी बाकी मेहमान देखकर एक दूसरे को इशारों इशारों में मुस्कुरा रहे थे। तो वही राजा कुंभदेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी ऐसी बचकानी हरकतें को देखकर दोनों राजकुमारी रिद्धि सिद्धि मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसके कुछ करे बिना ही ये दोनों राजकुमारियां हमेशा अपना मजाक बना देती है। इनका सच में कुछ नहीं हो सकता, रुद्र ने धीरे से कहा। पर उसके साथ बैठी करण ने यह बात सुन लिया और वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, पर ये दोनों राजकुमारियां हैं, बहुत प्यारी है। अभी तुम्हें ये प्यारी लग रही है, पर जब उसके कारनामे सुनोगे ना तो तुम्हें ये दोनों शैतान से काम नहीं लगेंगे। तुम अभी अभी इस महल में आए हो, इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता, पर ये तो आरव की बहनें हैं ना, सौतेली बहनें हैं। तभी रुद्र को कुछ आवाज सुनाई देने लगी, जिससे अपना ध्यान केंद्रित कर रुद्र ने उसे आवाज की तरफ अपना ध्यान किया तो उसकी आंखें हारने से फैल गई और वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर चुपचाप कारण को अपने साथ आने को कह दिया। इस वक्त सबका ध्यान रेस पर था, इसलिए उन्हें जाते हुए कोई नहीं देखा। करण और रुद्र वहां से कुछ दूरी पर आने के बाद वहां से गायब हो गए। वह सीधा अपने कक्ष में पहुंच गए, जहां आरव अपने हाथ में वह किताब पड़े हुए उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या, ऊपर से उसके हाथ में लगे जख्म को वह ठीक भी नहीं कर पा रहा था। ये जख्म तब हुआ जब अब गायब हो रहा था और एक जादूगर ने इस पर हमला कर दिया था, जिसके कारण आरव के हाथ में वह जख्म लग गया। रुद्र और करण जैसी उसे कक्षा में आ गए, आरव को ऐसे बेचैन देखकर वह उनके पास आ गए। पर जैसे कि नजर आरव के एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में वह गहरा जख्म देखा तो वह लोग हैरान और परेशान दोनों हो गए। बुद्ध ने वह किताब अपने हाथ में ले ली तो वही कारण ने उसके जख्म देखते हुए कहने लगा, तुम्हें ये कैसे लगा? मैंने मना किया था ना तुम्हें बिना मर्जी के कहीं जाने के लिए, तुम फिर वहां चले गए। तो वही रुद्र ने भी आरव का जख्म देखते हुए से सवाल करने लगा, जिस पर रुद्र ने कहा आरव ने उसके साथ अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ वह सारी चीज उन दोनों को विस्तार से बता दिया। उसके बाद तो रुद्र और कारण दोनों ही गुस्से भरी नजरों से आरव को घूर रहे थे, पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह रुद्र के हाथ से किताब लेकर कहने लगा, और क्या ये वही किताब है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? पर यह खोल क्यों नहीं रहा? उसकी बात सुनकर रुद्र ने बड़े गौर से उसे किताब को देखा और खोलने की कोशिश की, पर वह किताब सच में नहीं खुला। करण ने भी उस किताब को अपने हाथ में लेकर खोलने की कोशिश की, पर उससे भी नहीं खुल रहा था। तो वह किताब वापस रुद्र को देखकर कहने लगा, किताब सच में बहुत ही जादू है, इसे पकड़ने मात्र से ही मुझे बहुत ही अलग महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड में बहुत ही अधिक मात्रा की शक्तियां इस वक्त मुझे हाथ में है, अलग स्तर का जादुई शक्ति अनुभव हुआ है। इस किताब में बहुत सारे राज और जादुई शक्तियां छुपी हुई है, मुझे एक निश्चित समय और नीचे जगह के बाहर निश्चित व्यक्ति द्वारा ही प्रभावित होती है। हम या तुम जैसे जादूगर इसे छोटू सकते हैं, पर इसे खोल नहीं सकते। पहले तो यह ऐसे ही महल के लाइब्रेरी में रखा हुआ था, पर जब से काली शक्तियों और अलग अलग दुश्मन राज्य की जादूगर को इस किताब के बारे में पता चला है, कब से राजा को मदी ने बिना किसी को बताए किताब को छुपा दिया। करण, आरव, ये तुम्हें कहाँ मिला? क्या तुम सच में राजा की खुशियां जगह में जाकर इसे ले हो? क्योंकि जिस तरह से तुमने हमें बताया उसी तरह से तो ऐसा ही पता लग रहा है कि यह जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और इतनी मुश्किलों के बाद जब तुम्हें ये किताब मिल गया तो ये खुल नहीं रहा। वह तो मुझे भी पता है, अब ये सोचो कि इस किताब को खोले कैसे और मैं अपनी सब सुनहरी शक्तियों को प्रभावित और उत्सर्जित कैसे करूं। ये किताब सिर्फ इस किताब का मालिक या कोई ऐसा खोल सकता है जिस किताब को जानता हूं। पर मैंने देखा था कि जब ये किताब मेरे सामने आया था तो ये खुला हुआ था और हवा में टहल रहा था। यह इसलिए हुआ था क्योंकि उसे वक्त ये तुम्हें जान रहा था। आरव, ऐसा कैसा हो सकता है? ये किताब क्या जिंदा है जो मुझे जाने? पागलों की तरह बात मत करो और सही सही बताओ कि उसे वक्त हुआ क्या था, और आखिर तुमने यह इसकी सही जगह पता कैसे लगा लिया, जबकि हमने कितना कोशिश किया था। आरव, अरे मैं तुम्हें कहा ना कि मुझे एक अलग ही तरह की ऊर्जा शक्ति महसूस हो रही थी, और उसे ऊर्जा शक्ति को जानने और समझने के लिए मैं बस और शक्ति को ढूंढ रहा था। तुम मुझे ये किताब मिला जाता जिसे मैं महसूस कर पाया। रुद्र, क्या तुम इसकी शक्ति महसूस हुई? आरव, हाँ हाँ, और उसने मेरी आधी जादुई शक्तियां ले ली। आज मैं बिना सबसे ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया थे, मेरी शक्ति आधी हो गई। करण, इसका मतलब ये बहुत ही जादू तरह की किताब है जो जादूगर का जादू भी छीन सकता है, इसलिए इतनी खास तरह से बंद था।
तुम गलत कह रहे हो, इसने तुम्हारे साथ क्या नहीं ली, बल्कि इसमें तुम्हारी शक्तियों को पहचान कर अपने सही मालिक के बारे में पता लगाया। मुझे जानना चाहता था कि वह जिस वक्त जिसके हाथ में है वह कौन है, ऐसा कर सकती है, गुस्सा कैसे कर सकती है, और हर वस्तु ऐसा कर सकती है। बस उसका मालिक बहुत ही जानता, शक्तिशाली और ताकतवर होना चाहिए। जैसे कि राजा कुंभदेव की किताब खुफिया जगह पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अब तक तो राजा कुंभदेव को इस बारे में पता चल गया होगा। करण, मुझे नहीं लगता कि राधा कुंड कब तक पता चल गया होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मेहमानों से वह घिरा हुआ है, इसलिए सही वक्त आने पर वह उसके खास सैनिक उन्हें बता देंगे, और वह तो अब बहन के चारों ओर खुफिया तरीके से उसे कर यानी आरो को ढूंढने की कोशिश भी करने वाले हैं, क्योंकि उनका इतना बहुमूल्य किताब चोरी जो हो गया है। मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो तुमने इसे यहाँ लाया कैसे? ये सुनकर आरव रहा चुप हो गया। एपिसोड 77। मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो तुमने इसे यहाँ लाया कैसे? ये सुनकर आरव रहा चुप हो गया। अब आगे। फिर आराम कारण को देखकर कहने लगा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने ही महल में चोरी करने गया था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही अकेले जाकर इतने पाताल में छुपे इतने महत्वपूर्ण किताब को इस तरह उठा कर ले आए। तो इसका मतलब क्या मैं चोर हो गया? आरव और करण दोनों ही इस बात को लेकर बहस करने लगे, तो वही उसकी ताकत को अपने हाथ में पड़े हुए रुद्र किसी गहरी सोच में गुम था। जब वह दोनों शांत नहीं हो रहे थे तो रुद्रा का ध्यान दूसरी ओर चला गया, और जब करण और आरव में रुद्र को इस तरह देखा तो वह उसे देखने लगे। रुद्र सीरियस होकर कहने लगा, जब भी बाहर निकले या इस कक्ष बाहर निकलो तो अपने चेहरे को हमेशा कर करके रखना। मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हो सके तो मैं रात को भी नहीं लौटूंगा, इसलिए जितना हो सके उतना इस कक्ष में ही रहना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो करण को बाहर भेज देना, पर तुम इसका कक्ष से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। ये कहते हुए रुद्र ने एक गहरी नजर उन दोनों को देखा, जिस पर ना चाहते हुए दोनों ने सर हिला दिया। उसके बाद रुद्र वहां से गायब हो गया। ये देखकर आरव और कारण हैरान रह गए। अभी कुछ वक्त पहले तो रुद्रा बहुत शांत और उनके बातों को सुन रहा था, पर अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से बातें कहकर वह कहां से गायब हो गया? करण आरव देखा जो इस वक्त उसे किताब को देख रहा था। तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगी, जिसे सुनकर आरव ने जल्दी से दूसरी ओर जाकर उस किताब को छुपा दिया, और कारण उसे आवाज की तरह बढ़ गया। जहां एक दासी उनके लिए खाना लाई थी। ये देखकर कारण ने जल्दी से उनके हाथ से खाना ले लिया और उसे जाने को कह दिया। ये सुनकर दासी वहां से बिना कुछ कह चली गई। उसके जाने के बाद आरव ने गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते होंगे वह किताब वापस से अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने दोनों हाथ में पड़े हुए अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदने लगा, जिससे वह किताब में हल्की हल्की रोशनी निकलते हुए एकदम से गायब हो गई। ये देखकर करण ने कहा, चलो, तुमने किसी चीज को लेकर अपना जादू दिखाना तो शुरू किया। नहीं तो मुझे लगता था कि तुम जादूगर होकर भी आप इंसान की तरह अपना हर काम करोगे। मैं आम इंसान हूं था, अब जादूगर बन चुका हूं तो जादू करूंगा ही ना, और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर मैं इसे अपने जादू से अपने पास नहीं रखता तो ये किसी भी के नजरों में आ सकती थी, और उसकी ऊर्जा इतनी है कि इस महल की सबसे शक्तिशाली यानी मेरे पिता राजा कुंभदेव को भी यह आभास हो सकता है। जिस तरह मैं इस किताब पर पहुंचा था, इसी तरह वह भी इस किताब पर बहुत आसानी से। बहुत जरूरी, क्या तुमने राजा कुंभदेव को देखा है? तब तक तो नहीं, पर चित्र में फोटो में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली नजर आ रही थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ कुछ चीज याद आने लगी थी, पर कुछ खास याद नहीं कर पाया। वो दोनों खाने के टेबल पर बैठ गए और करण को सोचते हुए कहने लगा, तब तो तुम्हें तुम्हारे घर परिवार और सारी चीजों के बारे में पता चल गया है, तो तुमने क्या सोचा है इस बारे में? सच कहूं तो मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूं। इस वक्त की बहुत सारी सच्चाई मेरे सामने कुछ इस तरह से आ गई है कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, जहां मेरी मंगेतर और मेरा भाई मिलकर मुझे जान से मार मरवा दिया, जिससे मैं सोच रहमत बच गया। अब ये दूसरी जिंदगी को मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, पर उनसे भी मुझे बदला लेना है, और अभी भी बहुत सारी चीज मुझे मेरे बारे में नहीं पता। जो भी पता है वह उसे महल में आने के बाद पता चला, और रुक तूने मुझे बताया, तो तुम ही बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अब तुम महेश्वरी। आरव परेशानी से, अब तो उसके नाम लेकर मेरे दिमाग का खिचड़ी मत बनाओ। वैसे भी तुम्हारे सामने जो लजीज खाना है उस पर ध्यान दो। मुझे मालूम है तुम्हें अपनी बहन के बारे में सोचकर थोड़ी दुखी महसूस हो रही है। मैं अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं लेना चाहता, और बाकी तो मुझे लोगों से बचकर ही रहना है और खुद के बारे में जानना है। इसकी शुरुआत हम महल के पीछे वाली बाजार से करनी चाहिए, जिसके बारे में माहेश्वरी में बताया था। कारण उसे आइडिया देते हुए कहा, जिसे सुनकर बुद्ध की आंखें चमक गई। आपकी आंखें चमकती और उसने कहा, हाँ हाँ, हम इसी तरह महल से धीरे धीरे करके मेरे बारे में जानकारियां निकलते हैं। किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ इस महल के सबसे बड़ी बेटी राजकुमार रुद्र के बारे में पता ही होगा। पर रुद्र में इस कमरे से बाहर जाने के लिए मना किया है तुम्हें, और महल में इस तरह से तुम्हें इधर उधर घूमना भी कतार से खाली नहीं है। मैं आज शाम तक राजकुमार आरो के बारे में सभी चीज के बारे में पता करता हूँ, फिर शाम को हम महल के बाहर चले जाएंगे। वैसे भी महल के बाहर हम आसानी से जा सकते हैं तुम्हारी शक्तियों के कारण। ये कहते हुए करण ने एक आंख मारते हुए मुस्कुरा दिया। तो कल आरव को भी उसकी बात ठीक ही लगी, इसलिए उसने सारी बातें हुई अपना खाना खाने लगा। वह दोनों वैसे ही करने लगे।
जहां आरव में खाना खाने के बाद अपना मेडिटेशन करने के लिए के बारे में सोच पर वह जल्दी यह वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। तो ये करण अगले प्रतियोगिता और बहुत सारे कार्यक्रम उनको देखने के लिए अलग अलग दिशा की ओर चल पड़ा। उसके यूनिफॉर्म के कारण उसे कोई रोक भी नहीं रहे थे और उसने अपना चेहरा भी आप कर नहीं कर रखा था। ठीक है, बहुत कम लोगों से जानते हैं, पर जरूरत पड़ने पर वह अपना चेहरा भी ढक रहा था, जिस किसी को कुछ पता ना चले। ऐसी दो मंत्रियों से महल के बारे में पूछते पूछते हो और के बारे में भी पूछा तो उसे बहुत कुछ अलग जन को मिला। ऐसे ही वह दो दासियां जो सालों पुरानी हो चुकी है, उनसे की कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की तो उन्होंने भी आपके बारे में कुछ नया और अलग बातें बताएं। हंसी वह एक नित्य समझ में बैठा लिखकर देखते हुए राजाओं की बातें सुन रहे थे, शराब पीते हुए एक दूसरे के महल और अलग अलग साम्राज्य की ताकत और उनके दुश्मनों के बारे में। कुछ की नजर उन पर तभी गई जब उन राजाओं ने आपस में बात करते हुए इस साम्राज्य के होने वाले उत्तराधिकारी के बारे में बात करना शुरू किया। सब लोग तो नहीं, पर वहां कुछ खास तरह के राजा ये बात जानते थे कि राजा कुंभदेव के बड़े बेटे अभी भी लोगों के सामने नहीं आया है। वह हमेशा सबसे छुपाकर और अकेले ही रहा है इतने समय से, और राजा को वीडियो भी अपने सबसे शक्तिशाली बेटे को इस तरह सबके सामने लाकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते। या तो उसका बेटा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा या बहुत ही ज्यादा आम कारण। चुपचाप एक खंभे के पीछे करण छुप कर उनकी बातें सुन रहा था और वह लोग बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। जिस करण बोर होकर वहां से निकल गया तभी वह इधर उधर देखते हुए चल ही रहा था कि वह सामने आ रहे दो लोगों से बुरी तरह से टकरा गया और वह उन दोनों के ऊपर गिर गया, जिसे देखकर दो सैनिक जल्दी से उसके बाजू को पकड़कर उठा लिया। जब कम ने राजकुमारी रिद्धि सिद्धि को देखा तो वह सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे आदर पूर्वक माफी भी मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए रिद्धि सिद्धि आगे की ओर जाने लगी और सिद्धि की नजर कारण पर थी, उसे उसकी आवाज को जानी पहचानी लग रही थी। करण दूसरे ओर जाने लगा कि तभी सिद्धि ने उसे रोकने को कहा, जिसका करण अपनी जगह पर सब खड़ा रह गया और उसे की मुसीबत बढ़ाने के लिए दूसरी ओर से राजकुमारी काव्य और पारस भी आ रहे थे। तो तीसरे आवर से राजकुमार और चौथे ओर से महल के राजा कुछ राजाओं के साथ। वह चारों तरफ से गिर चुका था। करण आपने मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी भी तरह से वहां से गायब हो जाए। रिद्धि सिद्धि पीछे से करण को देख रहे थे और वह दूसरे को देखकर उसके पीछे जाकर उसे कुछ कहने वाले थे। एपिसोड 78। अच्छा हुआ और अब तुम सही समय पर आ गए, नहीं तो मैं तो आज फंस गया था। सामने इस महल का राजा था तो मेरे पीछे उनकी दोनों राजकुमारियां, तो एक तरफ हमारे मुझे जानने वाले दो लोग काव्य और पारस, तो दूसरी और महल के राजकुमार राजकुमारियां। मैं तो चारों तरफ से फांसी गया था। वैसे तुमने ये जादू कब सीख? तुम बहुत सारी चीज अब मुझे छुपाने लगे हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था, कुछ भी हो तुम हर चीज मुझे जाकर बताते थे, पर अब क्या हो गया? आरव उसकी बात को इग्नोर करते हुए सामने गरम गरम निकल रहे जलेबी को देख रहा था। वो दोनों इस वक्त वह महल के पीछे बने बाजार के केंद्र के दूसरी और एक छोटे से गली के आखिरी हिस्से में कोने पर बैठे बातें कर रहे थे। जब करण ने उसके नजर का पीछा किया तो उसका सर घूम गया और वह आरव के सर पर मरते हुए कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे नहीं। यहाँ मैं इतनी जरूरी बात तुमसे कह रहा हूँ पर तुम्हारा ध्यान अभी खाने पर है। वह क्या है ना, बहुत दिन हो गए हैं कुछ अच्छा खाए हुए। करण कमर पर हाथ रखकर कहने लगा, पागल लड़के, जब से तुम यहाँ आए हो। आरव, अरे यार फिर से तुम मत मुझे सुनने मत लगाना। मानता हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ बस खाना के बारे में ही बात कर रहा हूँ या खाना ही खा रहा हूँ, पर यहाँ के खाने में मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है। विद्या निकेतन में तो रूखी सूखी भी कितना अच्छा लाजवाब लगता है। अच्छे से तुम्हारा क्या मतलब है? यार यह मेरा ही घर है पर यहाँ का खाना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और एक के बाद एक खुलासा के बाद तो मेरा भूख डबल हो गया है, जिससे मैं मुझे जो भी मिलता वह खा लेता हूँ, इसलिए मुझे कोई मजेदार या स्वादिष्ट नहीं लगता। करण ने उसे के सर पर तबली मारी और फिर मुंह बनाते हुए आगे की ओर चला गया। आरव वही बैठ उसे जलेबी वाले को देख रहा था जो गर्मा गर्म जलेबी निकल रहा था उसके मुंह पर, तो अभी से पानी आने लगे। करण के जाने के बाद आरव ने उसे तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने एक हाथ में एक बैगनी रंग का जादू इस्तेमाल किया और सीधा पीछे मुड़कर एक कोने से गली की तरफ उसे जादू को फेंक दिया और फिर आसपास देखते हुए सावधानी से वह उसे गाली पर घुस गया और दूसरी ओर से निकालकर वहां खड़े दो लोग जो आपस में बात कर रहे थे उनकी तरफ एक और अपना जादू वाला गोला फेंक दिया। इस वक्त आरव के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थी। जैसे ही अपने ऊपर हमला महसूस वैसे ही वह लोग उसे जादू से बचने के लिए अपने सामने एक जादू परत कर लिया। ये देखकर आरव का शक यकीन में बदल गया कि यह उनकी बातें सुन रहे थे या उसे पर नजर रख रहे थे, इसलिए वह बिना वक्त गवाए आरव ने अपने दूसरे हाथ से एक भूरे रंग का जादू धुआं जागृत करके उन दोनों इंसान पर फेंक दिया। पर अगले पर वह दोनों आम कपड़ों में जासूस अब एकदम से काले लिबास पहने कोई जादूगर लग रहे थे और उनका हमला भी काफी ऊंचे दर्जे का लग रहा था। ये देखकर आरव ने गहरी सांस ली और कुछ मंत्र अच्छा बनने लगा। उन दोनों के असली रूप में आने के बाद आरव समझ गया कि यह कोई आम जादूगर नहीं है, इसलिए उसने अपने शक्ति का सबसे उच्च दर्जे की शक्ति का इस्तेमाल करके उन दोनों जादूगर के मन की बात पढ़ने की कोशिश करने लगा। इसके बाद आरव ने अपने हाथों की तरफ देखा जहां उसकी सबसे उच्च दर्जे की शक्ति जागृत हो रही थी, पर उससे पहले ही उसे दूसरी शक्ति का आभास हो गया, इसलिए वह अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करने लगा।
पर उससे पहले ही उन दोनों ने उसे पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए आरव ने जल्दी से दूसरी ओर जाकर दीवार पर छुप गया। वह दोनों जासूस इधर उधर अपनी नजर डरते हुए आपको ढूंढने लगे। उसे गली में बंद पड़ी दुकान थी, इसलिए वह लोग खुलेआम उसे पर हमला कर रहे थे, नहीं तो अब तक महल के सैनिक या सुरक्षा सैनिक वहां पर आ चुके होते और बाजार के कोने और बंद इलाका होने के कारण वहां पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। आरव अभी भी उनकी मन की बातें सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। वह दोनों जादूगर इधर उधर देखते हुए आपको ढूंढने लगी, क्योंकि आप उन्हें पता चल गया था कि आरव कोई आम जादूगर नहीं है। तो वही आरव भी उनकी मनोदशा पूरी तरह से समझ चुका था, पर वह और भी कुछ जानना चाहता था इन दोनों के बारे में, इसलिए वह कुछ देर छुपाकर उनकी मानसिकता जानने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा होना नामुमकिन लगा, क्योंकि वह दोनों जादूगर उसके करीब अचानक से पहुंच गए। मैं देखकर अपने हाथ में शक्तिशाली शक्ति वाली ऊर्जा को जागृत किया। आरव ने अचानक से ही उनके ऊपर अपना जादू इस्तेमाल कर दिया, जिससे वह दोनों पलक झपकते ही रख में बदलकर हवा में गायब हो गए। उन्हें समझाने का भी मौका नहीं मिला कि उनके साथ हुआ क्या, तो वही अचानक से उनके सामने आ जाने के कारण आरव, जो उनके मन की दशा और बातें समझने और जाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी समझ नहीं आया कि वह किस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वह जल्दबाजी में अपनी पूर्ण शक्ति और सबसे शक्तिशाली शक्ति अग्निशक्ति का इस्तेमाल करके उन दोनों को रात में बदल दिया और हवा में गायब कर दिया। उसकी शक्ति इतनी जल्दी और इतनी कामयाब थी कि हर कोई यकीन नहीं हो रहा था कि उसने दो इतने अच्छे जादूगर और जासूस को इतनी आसानी से हरा दिया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वह अचानक से वहां से गायब हो गया। करण दोनों हाथों में जलेबी का कटोरी पड़े हुए आरव को ढूंढ रहा था, तभी अचानक से आ रहा उसके सामने प्रकट हो गया। ये देखकर कारण उसके ऊपर गुस्से से बरस पड़ा, फिर भी अब बिना कुछ कहे दोनों हाथों से जलेबी उससे छीनकर एक किनारे आकर बैठ गया और खाने शुरू कर दिया। ये देखकर आरव के हाथों से एक कटोरी लेकर कारण ने कहा, मैंने एक ही लिया है तेरे लिए, यह मेरा है। और तू कहाँ गया? वह गया था। सच सच बता, तू सच में मुझे कुछ छुपा रहा है ना? और तेरे माथे पर ये पसीना कहाँ से आया? और तेरे कपड़े इतनी धूल से सनी कैसे हैं? कुछ देर पहले तो ठीक थे। भूल मत, ये यूनिफॉर्म हमें सिर्फ यहाँ रहने के लिए मिला है, हमेशा के लिए नहीं। इसे हमें वापस भी करना है। आरव जलेबी खाते हुए कहता है। हाँ हाँ कर देंगे, और यह झूठ तो इसलिए है क्योंकि एक छोटी बच्ची की मदद करते हुए मैंने अपना जादू का इस्तेमाल किया था, और वह इतना जल्दी किया था कि दूर मेरे कपड़ों में चिपक गई, और यहाँ आने के चक्कर में मैंने जादू का इस्तेमाल करने की जगह दौड़ने लगा। इसलिए आरव की बात पर करण को तो उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसकी बातें बहुत सटीक और बिना नमक मिर्च वाली थी, इसलिए वह बस सर हिला दिया। अपने हिस्से की जलेबी खाने के बाद आरव की नजर करण की जलेबी पर थी, पर कर तो किसी गहरी सोच में घूमता, जिसे देखते हुए अब धीरे धीरे करके उसकी पूरी जलेबी चट कर गया। जब करण ने अपनी सोच से गुम हुए अपना हाथ जलेबी उठाने के लिए गया, तो उसने देखा कि उसकी जलेबी गायब है, और आरव भी इधर उधर देख रहा था। ये देखकर कारण गुस्से में खड़ा हो गया, और वह आरव को देखकर कहने लगा, तो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? फिर कारण कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा। ये देखकर आरव समझ गया कि अब उसकी बड़ी है फंसने की, इसलिए वह अपने आप को तैयार करने लगा कि अब वह कारण उसे कैद करना चाहता है। वह याद करने लगा कि कुछ देर पहले जब करण उसे जगह पर फंस गया था, तो उसने वक्त को वही रोककर करण को अपने साथ यहाँ ले आया था। उसने ये जादू रुद्र के दादाजी से बड़ी विनती के बाद सीखा था, जिसे आज वह पहली बार उसे जगह पर आकर पहली बार में पूरी तरह से किया था। पर इस जादू को करने में उसकी चक्र की शक्तियां बहुत ज्यादा लगी, और उसके चक्र में भी एक अलग सा नयापन उसे नजर आया कि वह अपने चक्र के शक्ति को जागृत करने में और अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करने में बहुत अच्छा हो गया था। फिर भी कुछ कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उसके हाथों में और उसके दिमाग में ताजमहल सही तरह से नहीं बैठ सकता, ये बात को जानता था। वही महल के दूसरे और कारण अपने महत्वपूर्ण काम खत्म करके सीधा रिद्धि सिद्धि के कक्ष में आ गया। उसे अचानक से अपने कक्ष में प्रकट होते देखकर रिद्धि सिद्धि, जो किसी चित्र को देखकर आपस में बातें कर रहे थे, उनका ध्यान उसे तरफ चला गया। रुद्र ने उनके बीच जाकर उसे मानचित्र को देखा, फिर खाने लगाऊं, तुम लोगों को बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर क्या तुम्हें वह जरूरी सूचना मिला जो मुझे मिला था? जिसमें रिद्धि सिद्धि एक दूसरे को देखकर कहते हैं, नहीं अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। अब बताइए, आपको ऐसा क्या पता चला जो आपके दोस्त से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैंने देखा कि आप कितनी जल्दी में हमसे बातें करके चले गए हो, इसलिए क्योंकि मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप गई है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आरव के साथ साथ मुझे अपने जिम्मेदारी भी और कर्तव्य को पूरी करनी है, इसलिए मैं तुम दोनों पर निर्भर हूं। तो बताओ, कहां तक गई तुम्हारी जासूसी और क्या क्या जानकारी हासिल किया तुमने? भाई, आपको जो पता है वह बातें के अलावा कुछ खास नहीं है। अब तक तो हमें ही समझ नहीं आया कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, पर इतना पता है कि आज रात में आरव भाई को उनकी सारी सच्चाई बता दूंगी। जो भी कुछ हमने देखा जाना और बचपन से लेकर अब तक उनके साथ हुआ है, वह सारी चीज आप बताऊंगी। आप कहाँ गए थे इतने समय, कहाँ गायब? मैंने कहा ना, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से बंधा हुआ हूं। तुम जानते हो मुझे कि विद्या निकेतन का अगला उत्तराधिकारी होने के साथ साथ मेरी कई जिम्मेदारियां हैं, जिससे मैं चाहकर भी भाग नहीं सकता। वह जिम्मेदारी मेरे अपनों और मेरे सपने दोनों से भी बढ़कर है, इसलिए मैं मजबूर हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम अब आरव का साथ देना, तुम मुझसे इस तरह से बीच में कभी मत छोड़ना। फैसला होगा कि
उसे करना क्या है? क्या वह सबके सामने आकर अपना उत्तराधिकारी के पद को प्राप्त करेगा या अंधेरे में रहकर सही वक्त का इंतजार करेगा? अपनी जिंदगी जिएगा पर उत्तराधिकारी के साथ उससे बहुत सारी महत्वपूर्ण काम भी करने होंगे और वक्त के साथ लिखा हुआ भविष्यवाणी की कभी ना कभी आर को सबके बीच आने पर मजबूर जरूर करेगा और वह वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, भविष्यवाणी हमेशा सच होती है और यह उसे पर भी होगी। अब पहले दो भविष्यवाणी तो अब तक सच हो चुकी है कि महल को उत्तराधिकारी एक में कोई शक्तियां नहीं होगी और दूसरा वह बहुत जल्दी हम सबसे दूर चला जाएगा। ये दोनों भविष्यवाणी आपका सच हुई है और ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी जो राजगुरु ने अपने गुरु द्वारा इस महल को लेकर किया था वह सारी चीज धीरे धीरे सच होती जा रही है। इसके साथ साथ पिताजी भी इस वक्त बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, वह अपनी उलझने खुद बढ़ा रहे हैं, ये किसी के कहने पर। एपिसोड 79। भाई आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो? इस पर रुद्रा गहरी सांस लेते हुए उन दोनों को देखा है, फिर कहता है, ये तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगा कि मैं किस बारे में तुम्हें बात कर रहा हूं, पर एक बहुत बड़ी, तुम जानती हो ये हमारे देश का सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे बड़ा बाजार होने के कारण यहाँ बहुत सारी बुरे लोगों और दूसरी दुनिया के जादूगर बड़ी आसानी से हमसे छुप जाते हैं। मेरे मिशन के दौरान मैं यहाँ कई बार आया हूँ और जितना मैं साम्राज्य को जाना देखा है उसे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस साम्राज्य में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? हो सकता है मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, पर मेरी बातें 80% सच भी है और तुम सब भी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जो भी इस साम्राज्य के राजा बनेगा या उत्तराधिकारी होगा उसे इन सभी समस्याओं से होकर गुजरना होगा। उत्तराधिकारी के पीछे जो जिम्मेदारी है वह बहुत कमल की देख पाए हैं, वह चमकती हुई पद और तक तो देख रहे हैं, पर जी पद को वह शक्तिशाली और शासन का विरासत समझकर पन पानी की ख्वाहिश देख रहे हैं। वह लोग भी इस बात से अनजान है कि इस विरासत में उन्हें सिर्फ चमकती हुई तक नहीं, ताज के साथ उसे बहुत कुछ मिलेगा और यह बात आर बहुत अच्छा आने से समझ गया, इसलिए वह अभी भी शांत है जबकि उसे सच्चाई पता चल चुकी है। क्या इसलिए यारो भाई अभी भी शांत होकर चुप रहे हैं? दीदी मुझे लगता है भाई पहले की तरह ही सोच रहे हैं, उन्हें पहले भी किसी चीज का लालच नहीं था और अब भी नहीं है। तुम दोनों सही कह रहे हो, आरव को अभी भी किसी चीज का लालच नहीं है, नहीं इस साम्राज्य के राजा बनने का, नहीं उत्तराधिकारी बनने का। वह किसी और चीज की तलाश में यहाँ आया है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता आखिर ऐसा क्या है जिसकी तलाश सारा भाई कर रहे हैं। कहीं उनके दुश्मन नहीं इसके बारे में अब भाई को याद आ गया हो और वह हमारे महल में। ये कहते हुए उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके दिमाग चलने लगे। अब तूने पूरा यकीन हो गया था कि अब कुछ कोई अपनी शक्तिशाली दुश्मन से छुपा कर उसका पता लगाना चाहता है, रखी है कौन? मुझे लगता है रुद्र भाई आपको आरव भाई से बात करनी चाहिए, वह अकेले इतने सारे दुश्मन से नहीं लड़ सकते, ना ही वह अपने दुश्मनों के सामने से हमला कर सकते हैं। इस महल में बहुत सारे नियम है जिसे थोड़ा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि हमारे दुश्मन भी इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। हमें उन्हें समझना होगा जो इतनी सारी लाया। और वह दोनों को देखकर एक चुटकी बजाई जिससे वह वहां से गायब हो गए और सीधा वहां पहुंच गए जहां इस वक्त रुद्र और करध आरव थे। वह लोग पूरा बाजार घूमने के बाद अपने कक्ष में जाकर आराम कर रहे थे। उनका चेहरा देखकर यह सब पता चल रहा था कि वह लोग बाजार में काफी कुछ खाना चाहिए थी, जिसके कारण उनका पेट हल्का फूला हुआ भी नजर आ रहा था। उन लोगों ने अपना यूनिफॉर्म निकालकर बस अंदर के ढीले कपड़े पहने थे, तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई, फिर भी उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि यह कौन है। रिद्धि सिद्धि और रुद्र जैसी उसे कमरे में आए तो उसे कमरे की हालत देखकर रुद्र का चेहरा देखने लायक हो गया था, तो वही रिद्धि सिद्धि इधर उधर देखते हुए अफसोस के साथ सर हिला रही थी। पूरे कमरे में अलग अलग तरह के खाने के पैकेट बिखरी थी और कपड़े भी। यह क्या हाल बनाकर रखा है तुम दोनों ने मेरे कमरे का? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए रहने दिया क्योंकि तुम्हारे कमरे। अरे यार अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना, हम बहुत थक गए हैं। अब जो भी बात करनी है तुम कल सुबह करना, अभी हमें सोने दो। आरव ने एक चुटकी बजाई जिससे आरव बिना किसी सहारे के बिस्तर पर आकर आराम से लेट गया। उसे यह करने के लिए उठने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रुद्र तुम अपनी शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल करोगी, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। अब हम जादूगर हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। तुम अपनी इतनी अच्छी और सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह से करते हो आरव, और तो क्या तुम्हारी तरह हर वक्त इधर उधर गायब होता फिरूं? तुम करते क्या हो ये तो हमें पता नहीं है, पर तुम क्या हो यह जरूर पता है। तुम भी शुरू हो गए। मैं तो बस बता रहा था, और तुम बताओ क्या वह काम हो गया जो तुम करने गए थे? हम लोगों ने बस बाजार घूमकर ही आए हैं और कहीं नहीं। और तुम लोग बाजार किस लिए गए थे? मैंने मना किया था ना कि महल के बाहर तुम्हें कहीं नहीं जाना। हम लोग महल के बाहर कहाँ गए थे? बाजार तो महल के अंदर ही था। चुप करो तुम दोनों, तुम्हारे यूनिफॉर्म में लगे जीने का मतलब तुम समझते हो ये बहुत ही। यह कहते हुए रुद्रा चुप हो गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस चिन्ह के बारे में वह या कोई भी इतना कुछ जाने। हाँ हाँ बताओ आखिर क्या है इस यूनिफॉर्म के चलने का पीछे का मतलब? इसके बारे में तुम मैं चाहकर बात नहीं पा रहे हो। करण और आरव बिना आंखें खोल ही रुद्र से बातें कर रही थी और रिद्धि सिद्धि एकदम शांत खड़ी होकर उन तीनों लड़कों की बातें सुन रही थी। उन्हें हैरानी हो रही थी कि रुद्र जो एक समझदार और काबिल जादूगर है,
वह इन दोनों लड़कों के साथ कितना फ्रेंडली होकर और एक आम लड़की की तरह बहस कर रहा था। रुद्र जो सिर्फ दिन में कुछ 4-5 ही शब्द बोलते हैं, वह इन दोनों लड़कों के साथ इतनी लंबी चौड़ी बहस कर रहा है, वह भी एक छोटी सी बात को लेकर। यह जानकारी उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी। भले ही इतने सालों से वह रुद्र को से नहीं मिले थे, पर उसके बारे में जानते थे, पर ये तो कुछ अलग ही नजर आ रहा था। एपिसोड 80। एक दूसरे को ही देख रहे थे। उनमें से किसी ने अब तक कुछ नहीं कहा। सबकी नजर इस वक्त आरव के ऊपर थी और वह सभी से नजर चुराते हुए बच्चे चाय पी रहा था और उसे पता था कि सारी मम्मी इस वक्त क्या चल रहा है, जिससे वह उसे सबके सवालों से बचना चाहता था। आरव उन सब की मां की आवाज को सुनते हुए मन ही मन कहने लगा, सबको मेरे सच्चाई पता चल गया, कहीं इन्हें उसके बारे में पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा। आरव उसे दिन के बारे में याद करने का धीरे धीरे करके सारी सच्चाई उसके सामने आई थी। तभी रिद्धि सिद्धि ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें पिताजी याद कर रहे हैं तो हमें बहुत ही जल्दी उनके सामने जाना होगा, इसलिए हम चलते हैं। ये कहते हुए वह दोनों एक दूसरे को देखकर वापस से रुद्र को देखने लगे, फिर बिना कुछ कहे वह वहां से गायब हो गए। उनके जाने के बाद रुद्र अभी भी आरव को घूर रहा था। वही करण रुद्रा को इस तरह से मैं बोलूंगा अकेली छोड़कर जाता कहाँ है, उसी के भरोसे यहाँ पर आया था और ऊपर से हूँ उन दोनों से बहुत सारी बातें छुपा रहा था। अब तो अब भी रुद्र की तरह उससे बातें छुपाने लगा था। तभी आरव को कुछ याद आया और वह कहने लगा, तुमने वह जगह ढूंढ ली जहां पर जाकर हम वह सुनहरी किताब को खोल पाएंगे। करण अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। वह लगातार आरव को घूर रहा था, जिससे इरिटेट होकर, अरे यार, मैं इतना भी सुंदर नहीं हूं जो तुम मुझे इस तरह से टुकुर टुकुर देख रहा हो, और देखना है तो अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर देखो, मुझे क्यों इस तरह से नजर लग रहे हो। करण ने जब ये सुना तो को बहुत जोर की खांसी आ गई और वह हैरानी से आरव को देखने लगा। तुम पागल लड़के, तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो, बस मेरे सवालों का जवाब देने के लिए अपना मुंह खुला करो। और ये बताओ कि तुमने अपनी इतनी सारी अलग अलग शक्तियां के बारे में अब तक मुझे क्यों नहीं बताएगी। तुमने वह सारी शक्तियां जागृत कर ली है और बहुत सारी बातें तुमने मुझसे छुपाई है। सच सच बताओ, और क्या क्या तुमने अपना मुझे नहीं बताया। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ बातें कहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं तो तुम उसे मिलोगे, मुझे एक जादूगर अपने देश के साथ विशिष्ट स्थान है। आरव चुप था। क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैंने जो कहा? रुद्र गुस्से में कहा। जादूगर ने ध्यान से सोच तो इस एहसास हुआ कि वक्त रुद्र से का आप इस तरह से बात कर ही सकता है, आखिर वह इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी जो है। पर इससे पहले भी जब इस बारे में पता नहीं था, फिर भी अब रुद्र से इसी तरह से बातें करता था। इन सब के बारे में सोचते हो अभी करण सोचने लगा, क्या आरव को पहले से ही पता था? उसने अपने के बारे में इन सभी बातों को ब्रेक लगाते हुए करण बड़ी गौर से रुद्र के भाव को समझने की कोशिश करने लगा। मुझे यकीन था कि वह उनके भाव से कुछ पता जरूर लगा आखिर उसके पिता को इस सब बारे में खबरें जो देनी थी उसे। हालांकि वह रुद्र के बारे में अपने पिताजी को नहीं बताना चाहता था, पर अब ये सारी मामले उसके समझ से पड़े थे, इसलिए वह सोच रहा था कि क्यों ना उसे इन सब में अपने पिताजी को भी शामिल कर लेना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे करण, आरव तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास पात्र दोस्त मानता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो उसका विश्वास टूट जाएगा। हाँ हाँ, तुम ऐसे मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकती, और जो भी तुम्हारे मन में चल रहे हैं उसे अभी ही रोक दो। ये सुनकर करण चौंक गया। तभी उसे एहसास हुआ क्यों कितना बड़ा बेवकूफ है, किन दोनों जादूगर के सामने वह अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा है। याद करते हो, इसलिए अपने सर पर हाथ मारा और लाचारगी से उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं वैसे भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल, तो ऐसा कौन सो रहा था कि अभी मामलों में वह अपने पिता से मदद लेगा। मेरी बात सुनो सुनो और तुम बताओ, तुम इतने वक्त से शांत की बैठे हुए हो ताकि तुम सबके मन में जो चल रहा है सवालों का जवाब सोच सकूं। पहले तुम मुझे बताओ कि बाजार में तुम्हें बाजार में जो हमले हुए थे, क्या क्या बाजार में हमले हुए थे, पर हमें तो कुछ। ये कहते हुए करण की नजर आरव पर पड़ी। उसे अब सब समझ में आ गया कि रुद्र किस बारे में बात कर रहा है और वह गुस्से भरी नजरों से आरव को देखने लगा। रुद्र और करण की उसे देखकर अपनी गले के नीचे कुछ सूखने हुए महसूस किया। अपने गले को गिला करते हुए आरव ने दोनों को देखा, कहा, मुझे छोड़ो, तुम दोनों को हुआ क्या है जो तुम दोनों पुलिस की तरह मेरी तरह इंक्वायरी कर रहे हो, और बाजार में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहा हो, बस उसे राजकुमार के साथ हल्की बहस हो गई थी। करण रुद्र एक साथ, और ये कब हुआ? सच बताओ आरव। आरव ने गहरी सांस ली और सीरियस होकर उन्हें देखकर कहा, मेरी कुछ खुद की एक सोच है, पर मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वह मैं किसी को नहीं बता सकता। तुम पहले तो ऐसे नहीं थी, आखिर हुआ क्या है इन कुछ दिनों में इस तरह से क्यों कह रहे हो? आ रहा हूँ, ठीक हूँ, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम हमेशा क्यों कर रहे हो, पर मैं इतना कहूंगा कि जो तुम करने वाली हो या करना चाहते हो उसके लिए तू ही अपने दुश्मनों को जानना होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।